अब देखिए क्या है, उपसह संयोजी यौगिकों का उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धात परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं इसको, तो यहाँ देखिए करना क्या है आपको कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए एक्स और एम वाई एल जेड। तो यहाँ करना क्या है कि हमको क्या करना है कि ए का जो इसमें एक्स मतलब परमाणुओं की जो संख्या दी गई है उस संख्या को गुणे में रखेंगे और ए की ऑक्सीकरण संख्या रखेंगे, ए की ऑक्सीकरण संख्या रखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ एम और एम कितने हैं उसको लिखेंगे, तो कितना वाई एम है, एम का मतलब केंद्रीय धात परमाणु, सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धात परमाणु होता है। तो यहाँ देखिए वाई और एम की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस में क्या करना है कि एल फॉर लिगेंड होता है, एल मीन्स लिगेंड। तो यहाँ देखिए और जेड का मतलब लिगेंड की संख्या है, तो यहाँ देखिए जेड गुणे एल की ऑक्सीकरण संख्या और सबका योग जो होगा वह 0 के बराबर होता है। सबका योग किसके बराबर होता है, 0 के। अब एग्जांपल में मान लीजिए कि हमारे पास क्या है K4 FeCN का होल 6 और इसमें हमको में आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमको किसका निकालना है, एक्स आयरन का Fe का। तो हमारे पास ए की जगह पर क्या है K और कितने एक्स की जगह कितना है 4, तो 4 हो गया। और K जो होता है K मीन्स क्या, K में देखिए ये हमारा एक क्षार धातु है, क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम आते हैं और इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। यहाँ देखिए K का भी कितना होगा +1, तो ये हो गया। फिर अब किसका निकालना है, केंद्रीय धात परमाणु का। तो अब इस M का ऑक्सीकरण संख्या तो है नहीं, इसी का हमको ज्ञात करना है, तो प्लस हो जाएगा X। अब कितने हैं ना, कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ आयरन एक ही है तो Y की जगह कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए कि हमारा लिगेंड कितना है, लिगेंड यहाँ 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6 है। और उसके बाद देखिए कि साइनाइड जैसे Cn- OH-, Cl-, Br-, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1, तो 6 गुणे -1 और सबका योग क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 4 + x और 6 कम 6 और ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -0 हो गया। अब 4 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा उधर जाएगा, तो माइनस की बजाय क्या हो जाएगा +2। इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं। नोट कर लीजिए जनरल फार्मूला, फिर दूसरा 1-2 ये अगर इसका निकालेंगे यहाँ देखिए K का कितना +1, कितने के हैं 3 और प्लस में CO का निकालना है तो क्या X, 1 Cl का -1, तो टोटल कितने Cl हैं 2, 1 NH3 का 0 होगा तो 0 गुणे कितने NH3 4 और सबका योग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3 + x और ये 2 1 कम 2 -2 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0 का 4 से गुणा करेंगे तो सब हो गया क्या 0। अब यहाँ देखिए 3 में से 2 क्या होगा घट जाएगा ना, तो x माइनस कितना बचेगा 1 और x अगर -1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 1 + 1 आना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर ऐसे दिया हो, कभी कभी ऐसे दे देता है, इसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको ऐसे दे दे FeCN का होल 6
और ओवरऑल 4 माइनस, ऐसे दे दिया। तो यहां देखिए करना, या ऐसे दे दे CONH3 का होल 6 और ओवरऑल 2 प्लस, ऐसे दे दे। तो ऐसे के लिए, और इसमें पूछ ले Fe का ऑक्सीकरण संख्या, इसमें पूछ ले कोबाल्ट का। तो ऐसे कंपाउंड के लिए आपको करना क्या है, जिसका पूछेगा उसको हम मान लेंगे क्या, X। एक CN का -1, तो टोटल कितने हैं 6, और सबका योग किसके बराबर, सबका योग अब 0 के बराबर नहीं होगा, जब ये उदासीन होगा तब सबका योग 0 के बराबर होगा। अब यहाँ -4 है तो हम -4 यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -6 और ये -4। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 + 6, यानी 6 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 + का 2, यानी x बराबर +2। यहां देखिए कि अगर आप CO का निकालना है तो COX हो गया, NH3 क्या है 0 होता है तो 0 × 6 हो जाएगा और बराबर +2। तो ये 0 और 6 मिला करके क्या हो गया 0, 0 का 6 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये x + 0 बराबर +2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा +2। ठीक है, यही और कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपको चार्ज ध्यान रखना है कि किसका कितना होता है। तो देखिए प्रोटीन हम लोगों को पढ़ना है, प्रोटीन, ठीक। तो प्रोटीन हम लोग जानते हैं कि ये प्राथमिक यौगिक होता है जो जीव के विकास के लिए क्या होता है, जीव के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये बहुत प्रचलित बात है कि ये रिपेयरिंग वगैरह काम करता है, लेकिन यहाँ देखिए हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन का रासायनिक नेचर क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूक्लिक का कह रहे हैं, अमीनो अम्ल के अमीनो एसिड या इसे बोलते हैं अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल के बहुलक को प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है या कहते हैं, को प्रोटीन कहते हैं। यानी कि अमीनो एसिड के बहुलक को क्या बोला जाएगा, प्रोटीन कहेंगे। अब सवाल है कि अमीनो अम्ल क्या होते हैं। तो यहां देखिए कि जब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक NH2 समूह तथा एक COOH समूह पाया जाता है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका अगर हम सामान्य सूत्र लिखें, सामान्य सूत्र अमीनो अम्ल का, इसका अमीनो अम्ल का, तो यहां देखिए एक कार्बन हो जाएगा, एक तरफ NH2 जोड़ दीजिए और एक तरफ क्या COOH, तो ये हो गया एमिनो। NH2 के कारण इसे कहेंगे एमिनो और COOH के कारण इसे कहेंगे एसिड। तो यहाँ देखिए एक R और एक क्या H, तो ये जनरल फार्मूला है किसका, जनरल फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड। अब देखिए अमीनो एसिड नेचर में, प्रकृति में 300 से अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 300 से अधिक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। परंतु हम लोगों के शरीर में, यानी मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा जाता है। पाए जाते हैं जिन्हें संश्लेषण मतलब निर्माण, संश्लेषण या निर्माण के आधार पर
दो वर्गों में बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। देखिए एक होता है क्या, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, या इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। और एक होता है अनावश्यक, एक आवश्यक और दूसरा हमारा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल यानी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए प्रकृति में कुल मिलाकर के 300 प्रकार के हम अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों के शरीर में 20 प्रकार होता है। अब हम कैसे उसको, किसको आवश्यक कहेंगे, किसको अनावश्यक। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, तो जब जिनका निर्माण हमारे शरीर में होगा तो उसे बाहर से ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब वो अनावश्यक है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है उसे बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब वो उस प्रकार का अमीनो अम्ल क्या है, अनावश्यक। और ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है उसे बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, आवश्यक, उसे आवश्यक बोलेंगे। जिसे बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता है वो आवश्यक, और जिसे बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है उसे क्या कहेंगे, अनावश्यक। तो इसकी भी संख्या कितनी होती है, 10, और इसकी भी संख्या कितनी होती है, 10। नोट करो, हमने ये बात लिख लिया है कि अमीनो अम्ल के बहुलक को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अमीनो अम्ल के बहुलक को प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ बहुलक का मतलब देखिए क्या है, बहुलक का मतलब है कि एक बड़ा अणु, तो बड़े अणु का निर्माण कैसे होगा, जब कई सारे छोटे छोटे अणु आपस में मिलेंगे तभी बड़े अणु का निर्माण होगा। इसका मतलब कि कई अमीनो एसिड आपस में मिले होंगे तब अमीनो एसिड का बहुलक बना होगा, और उसको हम लोग क्या कहें, प्रोटीन कहें। तो यहां देखिए कि हम बनाएंगे बहुलक, जैसे NH2CO, NH2CrHCOOH, ये एक अमीनो एसिड हो गया, एक अमीनो एसिड हो गया। फिर दूसरा अमीनो एसिड ले लेंगे NH2CrHCOOH, फिर तीसरा, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड। और फिर तीसरा ले लिए NH2CR और H और COOH। अब देखिए बहुलक तो बना है, तो बहुलक का मतलब बहुत सारे अणु होंगे, तो बहुत सारे अणु तो हम बना नहीं सकते हैं कॉपी में, हम 2-3 अणु बना करके दिखा देंगे। तो यहाँ देखिए इसका OH, COOH का OH और इस NH2 का H, ये दोनों में आपस में क्रिया करके यहाँ से क्या निकाल देंगे, H2O। देखो इसका OH और इसका केवल एक H, दोनों H नहीं केवल एक H, तो H2O। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, NH2 और H, मतलब NH और H, एक H क्या निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, फिर इसका H और इसका OH, यहां से क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो आप यहां देखिए बनेगा क्या, NH2CrH, और इसमें बचा क्या, CO, और इसमें बचा क्या, NH, एक ही H गया इसका, और ये हो गया CrH, और ये हो गया CO, और इसका देखिए C किससे, N से जुड़ेगा ना, तो NH, और फिर ये हो गया CR और H, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये OH। अब देखिए अगर आगे की और अमीनो एसिड होंगे तो इसका OH चला जाएगा ना, तो इसका OH चला जाएगा, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन से आगे जुड़ेगा, इसका मतलब ये अभी आगे और कई अणुओं से मिलकर के बना है, लेकिन हम कई नहीं बना सकते हैं, 3 साइन बना दिए, इसका मतलब है कि आगे इसका बहुलकीकरण हुआ है। ऐसे ही देखिए इधर H वाला, H पार्टिसिपेट करेगा ना, तो इसका मतलब आगे ये और जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर यहां इधर ले लिया जाए CrHCOOH, तो इसका OH इसका H फिर बांड बना लेगा ना इधर, और इधर फिर आ जाएगा क्या, NH2। और अगर इधर हम अणु ले लें, जैसे इधर ले लें CNH2RHCOOH,
OH। तो यहां भी तो बांड बन सकता है, लेकिन अब हम कितना बांड बना करके दिखाते रहेंगे, इसलिए हमें 2-3 लेकर के हम ये दिखा देते हैं कि आगे इधर और आगे इधर अभी जुड़ता रहेगा। अब देखिए यहां देखिए दो अमीनो अम्ल के बीच एक ये जो बांड बन रहा है इसको हम लोग पेप्टाइड बांड कहते हैं। कौन सा? पेप्टाइड बांड बोलते हैं। अब पेप्टाइड बांड या इसी का दूसरा नाम है एमाइड बांड, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एमाइड बांड। कैसे? तो कैसे देखिए क्या है कि जैसे हमारा एमाइड जो होता है, एमाइड का सामान्य सूत्र RCONH2 होता है, यानी कि C डबल बांड O और N जब होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एमाइड। तो यहां भी देखिए C डबल बांड O N यानी ये है, और एक H प्रतिस्थापित होकर इधर कार्बन जुड़ा है और R के स्थान पे देखो इधर कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसे एमाइड बांड भी कहा जाता है। तो यहां देखिए एक एमाइड बांड यहां बनेगा, एक एमाइड बांड यहां बनेगा। तो अब यहां हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड के बहुलक को क्या कहा जाता है? प्रोटीन। जब कई अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या करते हैं? मिलने के बाद एक बहुलक का निर्माण करते हैं। कई अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बांड या एमाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी आपसे कह दिया जाए कि यदि 10 अमीनो अम्ल मिल करके किसी प्रोटीन या किसी बहुलक का निर्माण कर रहे हैं तो उनमें एमाइड बांड की संख्या कितनी होगी? एमाइड बांड की संख्या कितनी होगी? तो यहां देखिए हम ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए जैसे हमारे पास क्या है, एक अमीनो अम्ल था, 2 था और कितने थे? 3। कितने थे? 3। अब 3 अमीनो एसिड में हमने क्या देखा कि एक बांड यहां बनना है, देखो 2 अमीनो अम्ल के बीच एक बांड और एक बांड यहां बनना है। तो इसका मतलब कि जब 3 अमीनो अम्ल मिले तो पेप्टाइड या एमाइड बांड की संख्या कितनी आ गई? 2। तो हम निकालेंगे कैसे? देखिए इसका एक जनरल फार्मूला है। अब ये 10 अमीनो अम्ल थोड़ी हम बनाएंगे, बना के बांड थोड़ी दिखाएंगे। तो पेप्टाइड बांड बराबर होता है, पेप्टाइड बांड बराबर नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना? 1। अब देखो 10 है ना, तो यहां देखिए 10 में से 1 माइनस कर दिया, कितना? 9। इसका मतलब अगर 10 अमीनो अम्ल मिल करके किसी बहुलक का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि 9 एमाइड बांड या पेप्टाइड बांड उपस्थित होगा। जैसे यहां 3 में कितने बने? 2। ऐसे 10 में कितना बनेगा? 9। इतना नोट कर लो। प्रोटीन की संरचना पढ़ना है। यहां देखिए प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की संरचना। यहां देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मुख्यतः 4 प्रकार की संरचना होती है। 4 प्रकार की संरचना होती है। अब चारों में देखिए क्या है, पहला हमारा क्या होता है? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये होता है। दूसरा होता है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और एक तीसरा होता है हमारा प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, तृतीयक संरचना मीन्स टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और एक होता है चतुर्थक, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना मतलब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए इसमें हमको एक एक करके पढ़ना है। तो पहला देखिए हमारा क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। हेडिंग बनाएंगे हम लोग क्या, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसमें क्या है देखिए कि जब अमीनो अम्ल एक सीधे श्रृंखला में जुड़कर प्रोटीन का एक सरल रेखीय संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार की संरचना को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। ठीक है, तो उसे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, तो कई सारे अमीनो एसिड आपस में क्या करना है, एक सीधी श्रृंखला में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, इसका हम अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वहीं सेम हो जाएगा। देखिए सेम क्या होगा कि कई अमीनो एसिड को आप जोड़ दीजिए, कई अमीनो एसिड को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो NH2CrHCOOH, फिर हो जाएगा NH2CrHCOOH, और यहाँ फिर हो जाएगा NH2CrH और COOH। अब इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H, यहाँ से H2O निकल जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा, H2O निकल जाएगा। और एक हमें क्या होगी कि NH2CrHCO NHCrHCO NHCrH और COOH। अब एक एंड में C है तो इसे C टर्मिनल बोला जाएगा, इसे कौन सा टर्मिनल, C, और इधर N है तो इसे N टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, बस इतना, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।